साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आज आपके बीच में संक्षिप्त समय में मैं बात करने वाला हूँ संघ के बारे में, संगठन के बारे में। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि संघ क्या होता है और संगठन क्या होता है। संघ और संगठन एक ही चीज़ है। संघ का मतलब ही संगठन है। समान विचारधारा वाले लोग एक साथ आते हैं और एक संगठन बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट के लिए। एक उनका ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट के लिए जब वो संगठन बनाते हैं तब उसको संघ कहा जाता है। तो संघ की परिभाषा में इम्पोर्टेंट ये होता है कि संघ के अंदर में एक तो नंबर 1 चीज़ आती है कि सदस्य। जैसे हम एक चीज़ मान के चलिए कि तथागत का एक भिक्षु संघ था। संघ की सबसे पहले परिकल्पना किसने की? तथागत ने की। क्योंकि तथागत को ये पता चला कि ज्ञान तो मेरे पास बहुत है, लेकिन इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए अगर मेरे पास संघ नहीं है, संगठन नहीं है, तो उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने 5 परिवारकों को दीक्षा देकर संघ की शुरुआत की सारनाथ से। और पहली बार संघ की शुरुआत करने के बाद में उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि का एक उपदेश दिया। संघ को धम्म के बाद में संघ को रखा गया है। तो कहीं पर भी हम जीवन में सफल होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें एक संघ की और संगठन की जरूरत है। अब संघ और संगठन कैसे बनेगा, क्या बनेगा, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो संगठन और संघ ये क्या चीज़ है, इस पर थोड़ा सा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि संघ के अंदर में किसका प्रवेश तथागत करते थे और किसका प्रवेश नहीं करते थे। संघ के अंदर में जो व्यक्ति आता था तो उसको सबसे पहले श्रामणेर बनना पड़ता था। और जो कुछ भिक्षु होते, जो ट्रेंड भिक्षु होते थे, उन ट्रेंड भिक्षुओं के संपर्क में रहना पड़ता था। वो ट्रेंड भिक्षु श्रामणेर को ट्रेनिंग देते थे और फिर उनकी उपसंपदा होती थी। जब वो भिक्षु ये समझ लेते थे कि ये संघ में शामिल करने के लायक है, भिक्षु बनने के लायक है, तब उनकी उपसंपदा होती थी। और उपसंपदा होने के बाद में उनको संघ का सदस्य बनाया जाता था। और संघ के अंदर में जो कोर ग्रुप होता था तथागत का, उसके अंदर में उनको इन्वॉल्वेशन किया जाता था। ऐसा ही उपासकों का भी संघ था। जो उपासक उपोषित दिनों को मानते थे, पूर्णिमा, अमावस्या और 2 बार अष्टमी आती, उसको जो मानते थे, तो वो एक उपासकों का संगठन था। लेकिन उपासकों का संगठन इतना ज़्यादा सक्रिय नहीं था। बाद में धीरे धीरे वो सक्रिय होते गए। उसका लार्जेस्ट स्केल में उसका प्रचार प्रसार होते गए। और फिर तीसरे नंबर पे वो लोग आते थे कि जो एक सामान्य लोग थे, जो कि तथागत को पूछते थे, उनकी बातें सुनते थे, एक सामान्य लोग। तो धम्म संघ और संघ के अंदर में भिक्षु संघ, उपासक का संघ। तो कालांतर में जैसे हम बात करते संघ के अंदर में, तो संघ के भी अलग अलग फिर ऑब्जेक्ट क्लियर होते गए। ऑब्जेक्ट ऐसे होते गए कि जिसका ऑब्जेक्ट जो बना, उस ऑब्जेक्ट के अनुसार उसने संघ बनाना चालू कर दिया। और इसलिए संघ के डाइवर्सिफिकेशन टुकड़े होते गए। तो फिर महायान बना, हीनयान बना, वज्रयान बना, तंत्रयान बना। ये अलग अलग यान बनते गए क्योंकि इन्होंने तथागत की फिलॉसफी को अलग अलग ढंग से समझना चालू किया। अपने अपने अनुसार में विवाद होते गए और वो आपस में टूटते गए। लेकिन ऑब्जेक्ट लगभग सभी का एक ही था कि हमें दुख से मुक्ति प्राप्त करना है, हमें ज्ञान अर्जन करना है। इस प्रकार का ऑब्जेक्ट था। लेकिन ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो एफर्ट था वो डिफरेंट होते गए।
इसलिए तथागत ने कहा कि मेरा जो धम्म है, मैं जिस रास्ते से जाके संबोधि को प्राप्त किया हूँ उसी रास्ते पर आप चलो और समझो, क्योंकि टाइम को बचाना है। आपको विवादों में नहीं पड़ना है, आपको फालतू की गड़बड़ियाँ नहीं करनी है, आपको फालतू का विवाद नहीं करना। और इसलिए उस ऑब्जेक्ट को देखो कि मैंने 42 साल तक जो ऑब्जेक्ट लेके मैं चला, 45 साल तक, चरवते भिक्के चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसी ऑब्जेक्ट को लेके आप काम करो। तो कालांतर में ये हो गया कि संघ का ट्रेनिंग धीरे धीरे कमज़ोर होते गया, विद्वान भिक्षुओं की संख्या कम होते गई, उपासकों का दूर जाना हुआ, और कहीं न कहीं इसमें हाथ उन लोगों का रहा कि जो लोगों का ऑब्जेक्ट बदल गया। उनको लगा कि क्या मतलब है ये सब करने से, हमें तो क्या मतलब है ये सब बातें करने से, अभी मजा मौज करो, अभी जो अच्छा लगता है करो, कुछ भी करो। इस प्रकार से एक जो समूह सबसे पहले से था, जो तथागत के सिस्टम के विरोध में था, तथागत के धम्म के विरोध में था, जो कि मूढ़ और मूर्ख लोग थे, उनका भी एक संगठन था। तो उन्होंने कहीं न कहीं संघ के अंदर घुसपैठ करना चालू किया, और घुसपैठ करने के बाद में उन्होंने संघ को बिखारना शुरू किया। बिखरने के बाद में भारत के अंदर में धीरे धीरे संघ कमज़ोर होते गया, और संघ जैसे कमज़ोर हुआ तो धम्म का प्रचार प्रसार कम हुआ, और अनुयायियों की संख्या में डिफरेंशियस आना चालू हुआ। और उसके कारण कालांतर में हम देखते हैं कि धर्मों का उद्गम होना चालू हुआ। लोगों ने कहा कि अब जन्म से क्या ब्राह्मण होगा, अब तो ब्राह्मण जन्म से ही होगा, कर्मों की जरूरत नहीं है, कर्म की जरूरत नहीं है, जन्म से ब्राह्मण की बात होने लग गई। और इस प्रकार से जिन लोगों ने विरोध किया उनको ये कहा गया कि इनको विरोध करने लायक नहीं बचने दो, इसलिए वर्ण व्यवस्था की उन्होंने स्थापना की। और वर्ण व्यवस्था की स्थापना करके तो जो संगठन चलाने वाले लोग थे, बड़े ज्ञानी लोग थे, और इसलिए उन्होंने संगठन को बाद में अलग तरीके से गठित करने की कोशिश की। उन्होंने अलग तरीके का साहित्य लिखा, और उस साहित्य के अंदर में ये कहा कि जन्म से ही ब्राह्मण होता है, जन्म से ही क्षत्रिय होता है, जन्म से ही वैश्य होता है, और जन्म से ही शूद्र होता है। और यहाँ पर दो चीज़ें समझने वाली चीज़ है कि ब्राह्मण वर्ण से भी ब्राह्मण रहा, जाति से भी ब्राह्मण रहा, तो वो बोलता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। हालांकि गोत्र उनके अंदर भी होते हैं, शादियों का उनका भी अलग अलग चलन है, क्षत्रियों के अंदर भी ऐसा ही है, वैश्यों के अंदर भी है, लेकिन शूद्रों के अंदर में बहुत सारी जातियाँ है। और शूद्र के दो भाग है, शूद्र और अतिशूद्र। अतिशूद्र का मतलब है कि जो वर्ण से बाहर है, और शूद्र मतलब जो वर्ण के अंदर में थे, तो उनका सेवा चाकरी करने का काम था। और वर्ण से बाहर वो थे कि जिनका कोई धर्म नहीं था, कोई कुछ नहीं था, वो तो उनको ऐसा था कि एकदम बाहर फेंक दिया गया था। तो शूद्र और अतिशूद्र भी ये संघ के अंदर में नहीं थे, संगठन के अंदर में नहीं थे, ये टुकड़े टुकड़े में बटे थे। तो जातियों में इनको बांट के इनको कमज़ोर किया था। तो एक तरफ तो संगठन बना, दूसरी तरफ संगठन नहीं बना, संगठन टूटा। तो एक तरफ कमज़ोर किया गया, एक तरफ से मजबूत किया गया। तो कमज़ोर और मजबूत बना के शिक्षा से वंचित किया गया, जानबूझ के ज्ञान लेने से वंचित किया, और उनको कमज़ोर किया गया। क्योंकि जिससे आदमी शत्रुता रखता है उसको कमज़ोर करता है। और आज के डेट में जो हमारी लड़ाई है, संविधान कहता है समानता बंधुत्व न्याय के लिए, समानता बंधुत्व न्याय की स्थापना के लिए, मैत्री की स्थापना के लिए। तो इसके स्थापना के लिए तो आज के डेट में इन सारे गड़बड़ियों को, सारी चीज़ों को ख़त्म करने का काम कौन करेगा? वो संविधान करेगा। इसलिए संविधान के अंदर में संविधान चलाने वाले जो लोग हैं, रिप्रेजेंटेशन है, वो पहुंचना जरूरी है। लेकिन क्या वो पहुंच रहा है, सबसे पहले ये देखना जरूरी है। तो बाबा साहब ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से जाना था, इसलिए बाबा साहब ने कहा SC ST OBC। बाबा साहब ने 6743 जातियों को 3 वर्गों के अंदर में कन्वर्ट कर दिया, SC ST OBC। OBC मतलब पूरा वो शूद्र वर्ग जो कि सेवा चाकरी में था, उसको OBC कहा। फिर शेड्यूल कास्ट जो वर्ण बाह्य था, और शेड्यूल ट्राइब जो जंगलों के अंदर में और उस एरिया में था कि जहाँ पर जंगल और आसपास के एरिया में उसके ट्राइब बेल्ट था, तो उसको एक ट्राइब के अंदर में दिया। और अलग अलग लेवल पर उन्हें शिक्षा
और रोजगार यानी सर्विस के अंदर में रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन ओबीसी को देने में वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि कुछ नेता ये कहने लगी कि कौन ओबीसी है, कौन शूद्र है, यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो सब धर्म वाले लोग हैं, सब हिंदू है। लेकिन जब देखने में आया कि बाबा साहब ने एक लाइन लिखा आर्टिकल 340, और उन्होंने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं उनका आइडेंटिफिकेशन और उनके लिए विशेषाधिकार बहाल करके उनको भी संविधान सभा के अंदर में या मतलब संसद के अंदर में, नौकरियों के अंदर में प्रतिनिधित्व मिले, शिक्षा के अंदर प्रतिनिधित्व मिले। ताकि शिक्षा से वंचित थे, रोजगार से वंचित थे, प्रतिनिधित्व विहीन थे, तो उन्हें भी प्रतिनिधित्व मिले। ये बात बाबा साहब ने आर्टिकल 340 के अंदर में डाल के रखी। इसके कारण मंडल कमीशन आया, 27% आरक्षण लागू हुआ, लेकिन आज भी उन्हें ढंग से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। तो हम संविधान के बारे में अगर देखते तो संविधान स्पेशलाइज कमेटी बनाने की बात करता है, बाबा साहब की विशेषज्ञता है। स्पेशलाइज कमेटी, हर आयोग, हर संगठन कि किस प्रकार से डेमोक्रेसी चले, तो उसी प्रकार से हमें भी संगठन बनाने की छूट है, हम संगठन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना ऑब्जेक्ट क्लियर करना होगा कि हमें किस ऑब्जेक्ट के लिए संगठन बनाना है, वो संगठन उस ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा। अब लोग सामाजिक संगठन बनाते, बोले हम समाज का काम करने के लिए संगठन बना रहे हैं, लेकिन समाज का काम सिंपल काम नहीं। समाज का काम भारत के अंदर में ऐसा है कि बहुत बड़ा कार्य है, और समाज का कार्य करने वाले लोग जो है उनको बहुत बड़े लेवल पे प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। तो प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए वो कहाँ पर जाते हैं? वो वहाँ पर जाते हैं कि जहाँ उनको प्रशिक्षण ढंग से नहीं मिल पाता है, मिलता है तो अधूरा मिलता है। तो संगठन चलाना एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है, बड़े नैतिकता का काम है, बड़े हौसले का काम है। इसलिए हमें खास तौर से जो बुद्धिस्ट जनता है, जो पीड़ित लोग हैं, जिनको दबाया गया है, जिनको जानबूझ के जालसाजी की गई जिनके साथ में, उन्हें जातिविहीन वर्णविहीन समाज की स्थापना करने का कार्य करना होगा। जातिविहीन वर्णविहीन समाज की स्थापना करने का ही मतलब एक संगठन निर्माण करना, एक संघ निर्माण करना, कि जातिविहीन वर्णविहीन संघ की स्थापना करना है। तो संघ की स्थापना करने के लिए क्या जरूरत होती है? सबसे पहले होती है विचारों की जरूरत। विचारों की जरूरत होती है, आचरण की जरूरत होती है, उसका उद्बोधन की जरूरत होती है। लोगों के दिमाग में जो विचार गए हैं, इसलिए उन विचारों को खत्म करके नए विचार डालने की जरूरत है, इसलिए उद्बोधन जरूरी है। फिर एक लेवल पे विचारों से काम चलता है, दूसरे लेवल पे मान्यता, जो भावनात्मक मान्यता है, उसको दूर करने के लिए ध्यान है, मेडिटेशन है, क्योंकि वहाँ पर उस व्यक्ति को ये सिखाया जाता है कि भाई आपको समता भाव में रहना है, अच्छाई के भाव में रहना है। तो ध्यान मेडिटेशन भी काम करता है, वो भी एक प्रशिक्षण है। तो हर तरीके से उसको स्पेशलाइज बनाना, उसको ये करना एक संगठन का काम होता है। तो सामाजिक संगठन है तो सामाजिक ऑब्जेक्ट तैयार होना चाहिए। उस ऑब्जेक्ट के अंदर में समाज की जिस चीज़ से उन्नति होती है वो चीज़ का निर्माण करने का काम करना चाहिए। और सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी चलती है, अलग अलग विभाग चलते हैं, वहाँ पे प्रतिनिधित्व हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हमारा प्रतिनिधित्व अभी नहीं के बराबर है, वो कैसा हासिल हो, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमारा हाई कोर्ट के अंदर प्रतिनिधित्व कम है, उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे। हमें संसद के अंदर में जो लोग सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उनके लिए काम करने वाले लोगों को भेजने की ज़रूरत है। तो हमें जो उन लोगों को इकट्ठा करके राजनीतिक पार्टी बनाने की ज़रूरत है, सामाजिक आंदोलन छेड़ने की ज़रूरत है, जन जागरण का। तो आज समाज के अंदर में काम करने की कमी नहीं, लेकिन सबसे ज़रूरी हो जाते हैं संसाधन। हमारे पास में अभी मैं संगठनों के पास में देखता हूँ तो इकोनॉमिक्स ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने के कारण ये है कि हमारे जो संगठन है उसमें इकोनॉमिक कैसा फ्लो हो, इस पर शिक्षा कम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले जो PhD ली है, थीसिस लिखी है, वो इकोनॉमिक को लेके है। प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ उन्होंने जो थीसिस लिखा है वो इकोनॉमिक को लेके है। उनका PhD है वो इकोनॉमिक को लेके है। बाबा साहब बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, और बाबा साहब इकोनॉमिक को कैसे जनरेट करना है जानते थे। बाबा साहब ने भी इकोनॉमिक के मामले में बहुत पीड़ा झेली।
बाबा साहब के पास पैसे नहीं होते थे, उनके किताबें उन्होंने कुछ प्रकाशनों से ली, उधार ली, तो वहाँ उन्होंने कहा कि भाई हमें पैसे दो नहीं तो हम आपके किताबें ले जाएंगे, उसको कुर्क करेंगे। तो बाबा साहब ने कहा कि हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब कि बाबा साहब भी कहीं कहीं क्राइसिस में रहे, लेकिन बाद में कालांतर में ऐसा हुआ कि उनके पास फिर धन की कोई कमी नहीं रही उनका, क्योंकि उनके पास नॉलेज इतना था, डिग्रियाँ थी, वो बड़े लॉयर थे, तो लॉ के प्रैक्टिस से भी उनको पैसा आता था। फिर वो मिनिस्टर बने तो वहाँ से भी पैसा वेतन के रूप में उन्हें आने लगा, और फिर सामाजिक संगठनों के माध्यम से वो जो कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करते थे वहाँ से भी पैसा आने लग गया। लेकिन आज हमारे संगठनों के पास में पैसे की कमी है, और है भी तो उन्हें ये नहीं पता कि उस पैसे को लगाना कहाँ है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो सिस्टम है, हम एक छोटे छोटे संगठन, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को लेकर काम करने वाले संगठन बना तो लेते, कर्मचारियों के संगठन है, विहारों के संगठन है, मोहल्ला संगठन है, लेकिन बड़े ऑब्जेक्ट के लिए काम करने वाले संगठन कम है। अभी मैं देखता हूँ कि धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, धम्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा, उसके लिए प्रशिक्षण सेंटरों की ज़रूरत है। हमारे पास प्रशिक्षण सेंटरों की कमी है, तो प्रशिक्षण सेंटर बनाने के ऑब्जेक्ट को लेकर काम करने की ज़रूरत है। हमारे पास नए बच्चे जो आ रहे हैं, पढ़ना लिखना चाहते हैं, उनके लिए स्कूल हमारे आइडियोलॉजिकल बेस पे हो, तथागत के आइडियोलॉजिकल बेस पे हो। वो शुरुआत करने का काम कौन करेगा, वो हमें करना होगा। हमें बिजनेसेस क्रिएट करने का काम किसको करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। अब लोग नारा देते हैं कि हिंदुओं से ही सामान खरीदो, मुसलमानों को मत आने दो। तो ये जो नारा देने वाले लोग हैं कि मुसलमानों से मत खरीदो, इससे खरीदो, उससे खरीदो, उसको हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे लोग अधिकतर ग्राहक बने हुए हैं, उनका भी एक ग्राहकों का एसोसिएशन बने, और एसोसिएशन बन के जो कंपनियां हमें डायरेक्ट पार्टनरशिप देने के लिए तैयार हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से वो डायरेक्ट देने के लिए तैयार हो, वहाँ पे हमने एसोसिएशन के माध्यम से अपनी खरीदारी करनी चाहिए। सामान को सस्ते रेट में खरीदना चाहिए और उसका लाभ वितरण करके उसका लाभ भी प्राप्त करना चाहिए। तो एफएमसीजी का हो या अन्य सेक्टर्स हो, उस सेक्टर्स के अंदर में हमें इस प्रकार संगठन बना के हमारी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। क्योंकि जब कैश फ्लो बनेगा, जब बहुत सारा कैश फ्लो बनेगा, तो उस कैश फ्लो का उपयोग डेवलपमेंट में किया जाएगा। जैसे मैं रियल इस्टेट में काम कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कैश फ्लो की बहुत ज़रूरत होती है, कैश फ्लो की बहुत ज़रूरत होती है। लोगों को जानकारी नहीं होती कि कैश फ्लो कैसे निर्माण किया जाता है। वो तुरंत ही चाहते हैं कि तुरंत मुझे लाभ मिले, तुरंत मुझे कुछ मिले, लेकिन एक बड़ा विज़न लेके काम नहीं करते। ये काम भी करते तो टीम डेवलप नहीं करते। टीम डेवलप करने की बात आती है तो क्या होता है कि जब कोई काम करना है तो उसको काम करने वाले व्यक्ति को 10 लोग खींचने वाले लोग होते हैं, एक सपोर्ट देने वाला होता है। और यहाँ पर बिजनेस करना ख़ासतौर से हम लोगों के लिए इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। आसान मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि एक तो समाज की जो चेतना है वो बिजनेस के माइंड की नहीं है। मेरी बात को बुरा नहीं मानना, क्योंकि मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। हमारे समाज की चेतना अभी बिजनेस वाली चेतना नहीं है। हम लोग प्रथम पीढ़ी के लोग हैं कि जो बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत के अंदर में हम प्रथम पीढ़ी के लोग हैं, क्योंकि इसके पहले हमारे लोगों ने केवल नौकरियाँ की है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किया। लेकिन हम अब जो कि कंपनियां स्थापित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं अंदर जाके सिस्टम के अंदर में बहुत क्राइसिस है, बहुत दिक्कत है। लेकिन उन दिक्कतों के कारण, उन क्राइसिस के कारण हम हमारा काम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम आगे इसलिए बढ़ने वाले हैं क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन का सपोर्ट है, न्यायपालिका का सपोर्ट है, वकीलों की टीम है और फाइनेंसरों का भी हमारे पास में टीम है। सभी टीम को हम अपने काम में लगाएंगे। टेम्पररी दिक्कतें आती, इससे हम घबराएंगे नहीं और वहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास धम्म का मार्गदर्शन है, तथागत का मार्गदर्शन है। इसलिए छोटी मोटी चीज़ें आती रहेगी, उसको न डर के हम उसको ये समझेंगे कि हमारे रास्ते में आया हुआ एक पत्थर है, उस पत्थर को हम सीढ़ी बनाएंगे और सीढ़ी बना के हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब हम ऐसा सोचेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं उन युवाओं से कहता हूँ कि जो बड़ा बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं वो अपने आप को भी उस लेवल पे, मेंटल लेवल पे तैयार करें। क्योंकि हमारे समाज के अंदर में, ख़ास तौर से जो SC ST OBC लोग हैं, उनके अंदर में
बिजनेस की समझ कम है, ये मैं आज कहना चाहता हूँ। उसका रीज़न ये है कि हमने बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दिया है। हमने चाहे कृषि की हो, चाहे हम कहीं पे एम्प्लॉय रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉय रहे हो, लेकिन एक बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप निर्माण करने के लिए हम आगे नहीं बढ़े। क्योंकि यहाँ के वर्ण व्यवस्था का राज्य रहा है। वर्ण व्यवस्था के कारण 4 वर्ण के अंदर में बनिया था, भाई बनिया ही व्यापार करेगा, और आज बनिया को व्यापार के नाम से प्रोड्यूस किया गया। ब्राह्मण ने बोला कि मेरे विचार के हिसाब से तुम व्यापार करो, और इसलिए आज संविधान और व्यापार के अंदर में क्राइसिस चल रहे हैं, व्यापार और संविधान के अंदर में। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ईमानदारी से काम करो, बहुत अच्छा काम करो। तो एक तरफ से राजनीतिक दल है कि जो चाहते हैं कि बहुत पैसा कमाना, तुरंत पैसा कमाना, बहुत बड़ा पैसा कमाना, और वो व्यापारियों को ये बोलते हैं कि हमारे हिसाब से काम करो, हमारे पैसे को तुम दुगना करके दो, तिगुना करके दो। तो एक तरीके से राजनेता का पैसा भी बिजनेस के अंदर में आया है। और दूसरी तरफ जो जिसको उपभोक्ता है, उपभोक्ता चाहता है कि मुझे माल मिले, समय पे माल मिले। तो जो बीच वाला व्यापारी है, सरकारी तंत्र के अंदर में घूमते रहता है, ऑफिसरों के तंत्र में घूमते रहता है, सिस्टम के तंत्र में घूमते रहता है, स्पेशलाइज नॉलेज नहीं मिलता है उसको, तो बहुत बार उसे हरासमेंट भी होता है। लेकिन हरासमेंट मानने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि हरासमेंट इसलिए नहीं, क्योंकि आपको एक स्पेशलाइज्ड टीम बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये युद्ध का मैदान है। बिजनेस एक बिजनेस न होकर आज के डेट में युद्ध का मैदान है, और उस युद्ध के मैदान में जीत हमारी होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ में है। तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप भी एक बिजनेसमैन है। डोनाल्ड ट्रंप की रियल इस्टेट कंपनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने किताबें लिखी है। डोनाल्ड ट्रंप का मिस यूनिवर्स का वो इवेंट भी करते हैं, उनके होटल्स है, और वो आज राष्ट्रपति है। उन्होंने अपनी एक टीम बनाई, एलन मस्क जैसे लोग उनके साथ में आ गए, बड़े बिजनेसमैनों की उनकी टीम बनी, और अमेरिका के अंदर में वो राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद में हमारे भारत के जो नेतागण है वो चाहते हैं कि उनके साथ में दोस्ती हो, एलन मस्क के साथ दोस्ती हो, डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती हो, क्योंकि पावर, राजनीतिक से पावर आता है, क्योंकि वहाँ से पॉलिसी बनती है। डोनाल्ड ट्रंप को अभी कोई नहीं पूछ रहा था जब वो पिछले 3-4 साल से कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो पावर में आए तो सारे कंट्रियों का, सारे लोगों का उनके तरफ ध्यान चला गया, और लोग उनके पास मिलने के लिए आ रहे। तो मैं यही कहता हूँ कि हमें आर्थिक और राजनीतिक दोनों साथ में लेके चलना है। हमें राजनीतिक रूप से भी सक्षम होना है। तो इसलिए ईवीएम के अंदर में जो घोटालेबाजी हो रही है उसको दूर करने के लिए भी आंदोलन को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। वो काम भी हमारे प्रतिनिधि करेंगे। उसके लिए सोशल संगठनों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। धम्म के मार्ग पे जो हमारे बीच में जो जाति भेद, वर्ण भेद बनाने का जो काम किया, उसको खत्म करने का काम धम्म करेगा। तथागत के धम्म के अंदर में पावर है कि वो जाति भेद, वर्ण भेद समाप्त करने का काम कर सकता है। और उसके लिए बाबा साहब ने बहुत अच्छे से फिलॉसफी गढ़ी है। बाबा साहब ने बुद्धाइडिस धम्मा ग्रंथ लिखा है। बाबा साहब ने वो चीज़ के लिए बड़ा काम किया है। तो बाबा साहब हमारे साथ में एक लीडर के रूप में, उनका मार्गदर्शन है। तथागत संबोधि प्राप्त किए, ज्ञान प्राप्त किया, उच्च लेवल का ज्ञान प्राप्त किया, तो तथागत का मार्गदर्शन हमारे पास में। तो हमारी जो लाइन ऑफ थिंकिंग बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ को अपनाएं, कौन सी चीज़ को नहीं अपनाएं। तो संगठन निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। संगठनों का, जैसे एक कंपनी चलाते तो कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे एक सबसे पहला आता है कि मिशन, ऑब्जेक्ट क्या है, किस मिशन के परिपूर्ण करने के लिए आप काम कर रहे हैं। तो हमें ये ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए कि यहाँ के हम शासनकर्ता जमात है, हमें समाज के अंदर में सेवाभाव से काम करना है, हमें समाज को उन्नति की राह पे ले जाना है, हमें समाज के अंदर में शांतिता स्थापित करनी है, हमें भ्रष्टाचार दूर करना है, हमें लोगों का शोषण दूर करवाना है, और हमें लोगों को ज्ञानवान बनाना है। यानी भारत को उन्नति के शिखर पे ले जाने के लिए काम करना है, लोगों के जीवन में समृद्धिशाली जीवन बनाना है, और आलस्य से दूर रह के एक अपना साम्राज्यवादी गणतंत्र, साम्राज्य, लोकतंत्रवादी, साम्राज्यवादी एक गणतंत्र स्थापना करने के लिए हमें काम करना है। क्योंकि हमें उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, बाबा साहब की बहुत सारी स्टेचू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें पड़ेगी लाइब्रेरी की ज़रूरत, रिसर्च सेंटरों की ज़रूरत, ध्यान सेंटरों की ज़रूरत, बहुत सारे ज्ञान की ज़रूरत, स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत। और इसके लिए हमारे पास में आज सोशल मीडिया से लेके, बुक से लेके, अच्छे अच्छे विशेषज्ञ लोग से लेके सब लोग हैं, और वहाँ से ज्ञान अर्जन करके एक स्पेशलाइज टीम तैयार करने की ज़रूरत है।
वो टीम क्या करेगी, उस टीम को लीडरशिप डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। जब लीडरशिप डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है तो उसके अंदर में प्रोडक्ट होने चाहिए। तो हमारे प्रोडक्ट क्या है, सेहत वाले प्रोडक्ट हो सकते हैं, आजकल क्या आयुर्वेदिक नेचुरल प्रोडक्ट, हमारा एजुकेशन प्रोडक्ट हो सकता है, हमारे पास में कृषि वाले जो कि नेचुरल लेवल पे कृषि चल रहे उसका प्रोडक्ट हो सकता है, हमारे पास में कोई बुक्स हो सकता है वो भी एक प्रोडक्ट का काम कर सकता है, सेवाएं काम कर सकती हैं, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हो सकते हैं, किराने के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। मतलब बहुत सारा एक सेक्टर्स है जहाँ पर हम बिजनेस कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी हो सकती है, यूनिवर्सिटी की हम स्थापना कर सकते हैं, एजुकेशन सेंटरों की स्थापना कर सकते हैं और रिसर्च सेंटरों की स्थापना कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की स्थापना भी कर सकते हैं। तो जो जो ज़रूरत है, जो जो आपको उचित लगता है वो आप काम कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट एक तो संसाधन निर्माण करने के लिए संगठन बनाना, कंपनीज बनाना है ना, कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड है, और आप एक सीए से कांटेक्ट करके समझ सकते हो कि किस प्रकार कंपनी बनाना है, किस प्रकार से उसको अस्तित्व में लाना है और किस प्रकार से हमें उसको आगे बढ़ाना है। तो उसके बाद हमारे पास में जैसे कैश फ्लो निर्माण के लिए प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद लीगलिटी बहुत ज़रूरी है। लीगलिटी, कम्युनिकेशन, लीगल हम बहुत अच्छे से रहना ज़रूरी है। गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी पॉलिसी बने, संविधान के अनुसार पॉलिसी बने, उसके लिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत। संविधान के विरोध में पॉलिसी बनती है, उसका विरोध करने की ज़रूरत है। और फिर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। एक सिस्टम का क्रिएट करना ज़रूरी है, अच्छा प्रोडक्ट होना ज़रूरी है। और सारी चीज़ों को मिला के जब हम एक्शन में उतारते, तो जब मार्केट के अंदर में प्रोडक्ट लॉन्च होता है और उसका जब बिक्री होती है, लोग उपयोग करते हैं, उससे जो कैश फ्लो जनरेट होता है, उससे हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो आज के डेट में पाइपलाइन बनाने के कंपनीज आ गए। जैसे केबल डलता है तो वो पाइपलाइन है, पानी का नल डलता है वो पाइपलाइन है। जैसे नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क बना के मार्केटिंग करना, वो भी एक पाइपलाइन बिजनेस है। एक पब्लिकेशन कंपनी स्टार्ट करके आप बहुत सारी बुक्स ऑनलाइन डालते हो, तो वो भी एक पाइपलाइन है। तो आप एक अपना डेस्टिनेशन बना के आज के डेट में करोड़ों रुपए का व्यापार कर सकते हो, करोड़ों अरबों का व्यापार कर सकते हो। यह सिस्टम से चलने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर गुड़ होता है वही मक्खियाँ आती है। आपके पास में पैसा आएगा, उसके साथ में समस्या भी आएगी, इसके लिए भी तैयारी रखना जरूरी है। समस्या तो गरीबी में भी होती है और समस्या अमीरी में भी होती है, लेकिन गरीबी की समस्या बड़ी बेकार समस्या होती है। ना पैसा होता है और समस्या होती है, आपके पास पैसा होता नहीं है और समस्या होती है। अमीरी के अंदर में पैसा होता है, समस्या होती है। तो पैसे से बहुत सारी चीज़ों को आप ये कर सकते हैं, लेकिन पैसा अच्छे लेवल पर कमाना है। पैसा अच्छे लेवल पे कमाना है, अच्छे तरीके से कमाना है, अच्छी आजीविका से कमाना है। इसलिए संगठन का निर्माण करना, संगठन निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। और संगठन बना के हमें सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, धर्म का संगठन हो, जो भी आप कोई कंपनी का संगठन हो, हर बार एक संगठन बना के काम करना चाहिए। लोग भी विरोध करते हैं, हमारे पास इतने सारे संगठनों की क्या ज़रूरत है, एक ही चीज़, एक ही संगठन बनाओ, एक ही संगठन में रहो। ऐसा नहीं होता है दुनिया में, एक ही संगठन नहीं होगा, अलग अलग संगठन होंगे, उसके ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे, उस ऑब्जेक्ट के अनुसार काम करने वाले उद्देश्य अलग होंगे। लेकिन व्यक्तिगत अलग, एक अकेला काम करने के बजाय संगठन बना के काम करो। जैसे एडवोकेट का एक अपना एक संगठन होगा, कर्मचारियों का अपना एक संगठन होगा, उनके ऑब्जेक्ट अलग होंगे। लेकिन सभी को ये मत बोलो कि तुम हमारे ऑब्जेक्ट के लिए काम करो, तुम हमारे लिए काम क्यों नहीं करते। हाँ, सब लोग मिलकर एक बड़े संगठन, मिलकर एक संयुक्त संगठन भी बन जाते हैं एक ऑब्जेक्ट के लिए। कौन से, कि जाति विहीन, वर्णविहीन समाज की स्थापना करना। ये सारे संगठनों का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। राजनीति के अंदर में हमें अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजना, अपने प्रतिनिधि बोल रहा हूँ, वो सारे संगठनों का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वो आपस में लड़ने वाले नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये जो आपस में कड़ी बांधने का जो काम करेंगे, वो कौन करेगा, वो करेगा धम्म करेगा। इसलिए धम्म का प्रचार प्रसार करना सबसे बड़ी महती भूमिका है। इसलिए स्पेशलाइज्ड टीम बनाना और स्पेशलाइज्ड टीम को संचालन करना, ये लीडरशिप का काम है। तो अपने आप में लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक लीडरशिप वो लीडरशिप होती है कि जो लीडरशिप व्यक्ति आधारित लीडरशिप होती है, व्यक्ति ही लीडर होता है। एक मिशन आधारित लीडरशिप होती है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट लीडर होता है, मिशन लीडर होता है, और मिशन से सब लोग समर्पित होते हैं। तो वहाँ पे व्यक्ति गौण हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति मिशन के विरोध में जाता है, तो लोग उसको साइड में करके मिशन को नंबर 1 प्राथमिकता देते। तो हमारी जो लीडरशिप है वो मिशन आधारित लीडरशिप होनी चाहिए। तथागत ने कहा कि मुझे धम्म का राज्य बनाना है, धम्म का राज्य ने नैतिकता का, मॉरलिटी का राज्य बनाना है। तो आज हमारा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, संविधान का राज्य बनाना है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन वाला। तो तथागत कहते, बाबा साहब कहते हैं कि
कॉन्स्टिट्यूशन वाला शासन लाने के लिए सामाजिक स्थापना करनी पड़ेगी, सामाजिक लेवल पे जनजागरण करनी पड़ेगी, जातिहीन वर्णहीन समाज की स्थापना करनी पड़ेगी। और ये करने का काम धम्म के माध्यम से होगा, क्योंकि धम्म महासमुंदर जैसा है, जो जातियाँ नदियाँ जैसी है, जो आके मिल जाएगी, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा जातियों का, और एक मानवता का अस्तित्व सामने आएगा, और एक मॉरलिटी बनेगी, एक अच्छा परिवार बनेगा, एक अच्छा समृद्ध परिवार बनेगा। और ज्ञान के मार्ग पे, अष्टांग मार्ग पे आगे बढ़ते बढ़ते हम अपनी मुक्ति कर लेंगे, अपनी दुख से मुक्ति कर लेंगे, लोगों की भी दुख से मुक्ति कर लेंगे। क्योंकि दुख जन्मने का कारण आजीविका भी है, पैसा भी है, ये आपको जानकारी में रखना चाहिए। लोग पैसे पर कम बात करते, लेकिन मैं कर रहा हूँ, है ना। लेकिन पैसा आना, पैसे को बढ़ाना और पैसे को टिका के रखना, इसके लिए सद्बुद्धि की ज़रूरत है। वो काम करेगा सम्यक दृष्टि, आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव हो, आप हर चीज़ घटना को जाने समझे, आपके संकल्प हो, आपके गोल हो, पिक्चराइज किए हुए गोल हो, आपकी वाणी बहुत अच्छी हो, आपको रिसर्च करते हुए आना चाहिए, और आपको धम्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए, प्रचार प्रसार करते हुए, अपने आप को ताकतवर बनाते हुए, लोगों को भी ताकतवर बनाते हुए, एक समृद्धशाली संसार के अंदर में एक अच्छे समाज के निर्माण की भूमिका अदा करने का काम करना चाहिए। और ये करने के लिए आपके पास में, हमारे पास में बाबा साहब, कबीर साहब, तथागत गौतम बुद्ध, और आज के डेट में जो विशेषज्ञ लोग हैं, वो लोग हमारे बीच में आ रहे हैं। उनका अपने हर लेवल पे मार्गदर्शन लेके काम करने की ज़रूरत है। तो साथियों, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि संघ बनाइए, संगठन बनाइए, संगठन बना के काम करिए। और इसलिए कैलकुलेशन के हिसाब से 1:1 पावर, 2 का पावर, 4 का पावर यानी 4 का पावर अगर 2 करते हैं तो 16 हो जाता है। ऐसे संगठन के अंदर में जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो एक बैटरी के जैसा काम करते हैं। बैटरी का एक सेल नहीं होता, कई सेल होते हैं, और कई सेल होके वो बैटरी बनाते हैं, तब उसमें ऊर्जा बनती है। पक्षी जो उड़ते हैं वो एक समूह के साथ उड़ते हैं, तब वो बहुत दूर की यात्रा पार करते हैं। तो हमें बहुत दूर की यात्रा आसानी से और एंजॉय से पार करनी है, तो उसके लिए संघ बनाना पड़ेगा, संगठन बनाना पड़ेगा। तो हमारे विचारों को शुद्ध करना होगा, आचरण को शुद्ध करना होगा, एक दूसरे का आदर सत्कार करना होगा, और हमें उस लेवल के लोगों की आइडियोलॉजी तैयार करके हमें सक्सेस की तरफ आगे बढ़ना होगा। सफल लोगों से सीखना होगा, असफल लोगों से भी सीखना होगा। असफल लोगों से ये सीखना है कि जीवन किस प्रकार से खराब होता है, और सफल लोगों से ये सीखना है कि जीवन किस प्रकार अच्छा होता है। इसलिए हमारा फोकस सफलता की तरफ होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमें अच्छी जीवन जीना है, अच्छी ज़िंदगी जीनी है। आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आए, आप आगे बढ़े, आप तरक्की करें, आपका मंगल हो, आप बहुत बढ़िया रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।